दोस्तों स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस टॉपिक के जो है 10th क्लास साइंस के मोस्ट 5 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। केवल 5 ही क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन हाँ दोस्तों आप लोगों को ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ बताया जाएगा, जिसमें हम एक एक ऑप्शन का डिस्कशन कराएंगे। आपको उसके बारे में हर चीज़ बताया जाएगा। आप लोग ऐसा फील कीजिएगा कि भले क्वेश्चन 5 हुए हैं, लेकिन आपको कम से कम 25-30 क्वेश्चन तो इससे आराम से ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा बढ़िया से। आप लोग जानते हैं तो उसको रिवीजन कीजिए। और हाँ, जो क्वेश्चन आपके लिए नया लगे दोस्तों, आप उस क्वेश्चन को कॉपी में नोट जरूर कर लें, ताकि उसको आप लिख लेने के बाद याद कर पाएं। क्योंकि आप लोग वीडियो में देखिएगा तो जो भी हम समझाएंगे उसको समझें, और कॉपी में अपने अनुसार उसको लिखें, या फिर मेरे अनुसार ही समझ जाते हैं तो उसको हूबहू लिखते याद कर लें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेट मिल सके कि हाँ काम कर रहे हैं, स्टूडेंट तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है। ठीक है, अपने तक सीमित ना रखें और तक भी भेजें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है दोस्तों। क्वेश्चन आप लोगों का 10th क्लास में बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। थायरॉक्सिन हार्मोन, ध्यान दें दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन ए में क्लोरीन, बी में आयोडीन, सी में मैग्नीज, डी में आयरन। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन इसका बी नंबर सही है, आयोडीन का होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। अगर आयोडीन की कमी हुई तो फिर आप लोगों को मालूम होगा कि आयोडीन की कमी होने पर घेघा रोग हो जाता है। दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? घेघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी होने पर घेघा रोग हो जाता है। तो घेघा रोग नहीं हो, इसलिए थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना चाहिए। घेघा रोग को ही इंग्लिश में कहा जाता है ग्वाइटर। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्वाइटर रोग। ठीक है, ध्यान से देखें, किसकी कमी से घेघा रोग या ग्वाइटर रोग होता है? सीधा सीधी क्वेश्चन ये भी आता है। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग या ग्वाइटर रोग होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है। थायरॉक्सिन हार्मोन दोस्तों ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। अब ये भैया थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं? तो गला में स्थित होता है दोस्तों। ठीक है, गला में स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं? गला में स्थित होता है। आप लोग ध्यान रखें, गला में स्थित होता है थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन पूछा जाता है थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो गला में स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का होना आवश्यक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेघा रोग या ग्वाइटर रोग हो जाता है। चलिए, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेघा रोग ग्वाइटर रोग में होगा क्या? थायराइड ग्रंथि का आकार जो है आवश्यकता से अधिक बड़ा हो जाएगा, गला जो है सूज जाएगा दोस्तों। ठीक है, गला सूज जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। आयोडीन एक अधातु है, इसका संकेत आई होता है दोस्तों। आयोडीन एक अधातु है, इसका संकेत आई होता है। परमाणु संख्या इसका 53 है, द्रव्यमान संख्या 127 है। द्रव्यमान संख्या कितना बोल रहे हैं दोस्तों? 127 है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन मेनली रूप से ये था, जिसके बारे में आयोडीन का आंसर आ गया। थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण आयोडीन करता है। अब बाकी बचे ऑप्शन की बात कर लें कि खासियत क्या है। क्लोरीन, ऑप्शन एक क्लोरीन। क्लोरीन का संकेत देखिए दोस्तों Cl होता है। आप लोग इसके भली बात परिचित होंगे। परमाणु संख्या इसका 17 है, द्रव्यमान संख्या 35.5 है दोस्तों। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, द्रव्यमान संख्या 35.5 है। और अगर जो बात करें तो क्लोरीन जो है हैलोजन तत्व का समूह का तत्व है। हैलोजन, क्या बोल रहे हैं दोस्तों? हैलोजन समूह का यह तत्व है क्लोरीन। हैलोजन समूह कितने में है? तो वर्ग संख्या, आवर्त सारणी का वर्ग संख्या 17 के तत्वों को कहा जाता है हैलोजन तत्व, जिसमें 4 तत्व आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन आपका होता है, ब्रोमीन आता है, और आपका आयोडीन भी उसी का है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, क्लोरीन का संख्या Cl होता है, वर्ग संख्या 17 का तत्व है। वर्ग संख्या 17 को ही कहा जाता है हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व जिसे हैलोजन समूह, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। क्लोरीन की एक खासियत और भी है दोस्तों कि दुनिया में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो वो क्लोरीन है। ध्यान से सुने आप लोग, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। ध्यान से देख लें दोस्तों, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो वो क्लोरीन है, जिसका संकेत Cl होता है। फ्लोरीन की बात कर लें तो फ्लोरीन से भी बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है दोस्तों। क्या है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है आपका? फ्लोरीन है।
सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका कौन सा है? फ्लोरीन है, क्वेश्चन पूछ ले। ब्रोमीन आप लोग जानते होंगे द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है, और आयोडीन तो चलिए आयोडीन आपका हो ही गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज का दोस्तों संकेत Mn होता है, आप लोग ध्यान से देख ले। मैग्नीज का संकेत Mn होता है, परमाणु संख्या इसका 25 होता है, द्रव्यमान संख्या इसका 55 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, मैग्नीज का संकेत कई बार पूछा जाता है, ठीक है। संकेत इसका Mn होता है, परमाणु संख्या 25 है, द्रव्यमान संख्या इसका 55 है। लास्ट ऑप्शन की बात करें दोस्तों, आयरन। आयरन बोलिए जैसे को हम लोग लोहा बोलते हैं, ठीक है। आयरन इंग्लिश शब्द है जिसका लोहा जो है हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ठीक है। आयरन का संकेत दोस्तों Fe होता है, इसको भली भांति आप लोग परिचित होंगे, लेकिन हम एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ ना कुछ तो जरूर बताएंगे। परमाणु संख्या इसका 26 है, द्रव्यमान संख्या इसका आपका 56 होता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, द्रव्यमान संख्या इसका 56 होता है। ध्यान से देखिए कितना बढ़िया मैच कर रहा है, 25 मैग्नीज का 25 55 और लोहा का 26 56, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा है, मैग्नीज का 25 55, लोहा का 26 56। और देखें लोहा का अयस्क बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। लोहा का अयस्क से क्वेश्चन जो है साइंस में बनता है क्लास 10th के एग्जाम में। लोहा का दो अयस्क बहुत ही फेमस है, एक आपका हो गया हेमाटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट। आप लोग सभी भली बातें जानते होंगे। एक है आपका हेमाटाइट, लोहा का ही अयस्क है हेमाटाइट। क्या है दोस्तों? हेमाटाइट। और एक है मैग्नेटाइट। ऐसे तो कई अयस्क हैं लोहा का, लेकिन फेमस यही दोनों है, हेमाटाइट मैग्नेटाइट। अगर जो हेमाटाइट के अनुसूत्र की बात करें तो इसका अनुसूत्र होता है Fe2O3। ध्यान से देखें, हेमाटाइट का अनुसूत्र होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट की बात करें तो इसका अनुसूत्र होता है Fe3O4। ध्यान रखिए दोस्तों, हेमाटाइट मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है या आयरन का अयस्क है। तो चलिए इस क्वेश्चन 1 नंबर से आपको इतनी जानकारी मिली होगी। हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, जरूरत आपको है, एग्जाम आपको देना है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं क्वेश्चन को, उसको कॉपी में नोट करें और उसको याद कर लें, ठीक है। देखते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर बड़ा ही छोटा सा देखने में लग रहा है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन का आता है दोस्तों अपघटक का उदाहरण है। क्या क्वेश्चन है? बहुत ही सिंपल है, अपघटक का उदाहरन है। समझेंगे एक एक चीज को, अपघटक क्या है, ठीक है। ऑप्शन पहले देख ले, गाय है, कवक है, सी में बाघ है और डी में घास है। तो हमको तो उम्मीद है कि आप लोग ऑप्शन के अनुसार ही छाट लीजिएगा, कवक है। अब समझते हैं अपघटक किसे कहते हैं। अपघटक वे सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं को सड़ा गला करके उसके मूल तत्वों में बदल करके पुनः मिट्टी में तब्दील करते हैं, ठीक है। वैसे ही सूक्ष्म जीव या जीव जंतु छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सड़े गले, जो मृत जीव जंतु पेड़ पौधों को सड़ा गला करके उसको मूल तत्वों में बदल कर मिट्टी में पुनः बदल देते हैं, उसको कहते हैं अपघटक। कवक जो है अपघटक है दोस्तों। ये क्या करता है? सड़े गले चीजों को, मरे हुए चीजों को सड़ाता है, गलाता है, मूल तत्वों में बदल करके फिर से उसे पुनः मिट्टी में तब्दील कर देता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें अगर जो बात करें तो कवक हो गया आपका आंसर, इसका ऑप्शन ए में गाय है, बी में सी में बाघ है, डी में घास है। क्या इसके बारे में आप लोग कुछ सोच सकते हैं कि इसके बारे में मैं क्या डिस्कशन कराऊंगा? देखिए दोस्तों, हमारे आहार श्रृंखला में उपभोक्ता के 3 पोषी स्तर होते हैं, ठीक है। प्राथमिक पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर। हम एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि आपको जानकारी नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर। तो ये घास जो हो गया आपका प्रथम पोषी स्तर का होता है, प्रथम पोषी स्तर है। कौन सा स्तर है? प्रथम पोषी स्तर है, ठीक है। प्रथम पोषी स्तर जो घास वगैरह को खाते हैं उसको बोला जाता है द्वितीय पोषी स्तर। क्या बोला जाता है दोस्तों? द्वितीय पोषी स्तर कहा जाता है, ठीक है, द्वितीय पोषी स्तर। और ये जो बाघ है तृतीय पोषी स्तर का जीव है, तृतीय पोषी स्तर का है, ठीक है, तृतीय पोषी स्तर का जीव है। तो क्वेश्चन में कुछ खास इसमें अलग से पॉइंट देने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य क्वेश्चन आपका यही है कि अपघटक निम्नलिखित में से कौन है? तो कवक है दोस्तों, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। चलते हैं इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन को आप लोग देखें, ऐसे ही डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन का मतलब क्या होगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा यानी एनर्जी, ठीक है, बोल सकते हैं ऊर्जा यानी एनर्जी। यानी पृथ्वी पर जितने सजीव चीजें हैं उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? किसी ना किसी रूप से ऊर्जा उनमें कैसे आती है? क्या कोयला से आती है, लकड़ी से आती है, पानी से आता है, सूर्य से आता है? तो इसका आंसर आप लोग जानकर बहुत आश्चर्य करेंगे, इसका आंसर सूर्य होगा, ठीक है। कैसे हम समझाते हैं।
सूर्य से क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे में मुख्य रूप से आते हैं। हरे पेड़ पौधे अगर जो नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले ऊर्जा को वही अवशोषित करते हैं सूर्य से, समझे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य से हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी अवशोषित करते हैं, जिसमें सूर्य प्रकाश में सौर ऊर्जा होती है। उन ऊर्जाओं की सहायता से पेड़ पौधे रासायनिक ऊर्जा में उसको ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। फिर हम पेड़ पौधे को खाते हैं, शाकाहारी जीव जंतु खाते हैं और हम सब भी खाते हैं, ठीक है। और फिर शाकाहारी जीव जंतुओं को मांसाहारी जीव खाते हैं। तो इस तरह से क्रम जो होता है ऊर्जा का क्या होता है, एक दूसरे जीव से दूसरे जीव में रूपांतरित होते रहता है। तो देखें मुख्य स्रोत क्या हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है। सूर्य से पेड़ पौधे से स्टार्ट होता है, पेड़ पौधे खाते, पेड़ पौधे सूर्य का अवशोषण करके अपना ऊर्जा के रूप में अवशोषण करते हैं। फिर उसके शाकाहारी जीव जंतु खाते हैं, फिर उसको मांसाहारी जीव जंतु खाते हैं या सर्वाहारी जीव जंतु खाते हैं। इस तरह से क्रम चलते रहता है, ठीक है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप आंसर ध्यान रखें, सूर्य है, ठीक है। उम्मीद करते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का मतलब क्या हो गया समझ में आया होगा। शेष ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए में कोयला है, बी में लकड़ी है, सी में पानी है। देखते हैं बाकी के क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके अनुसार। तो क्या बताने वाले होंगे खुद ही सोच ले। देखिए कोयले का सबसे फेमस क्वेश्चन है, कोयला जो है कार्बन से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, कार्बन से। पहला तो आप ये ध्यान रखें, अगर जो पूछ दे कोयला किसका अपरूप है तो कार्बन का अपरूप है दोस्तों। ऐसे तो आप लोग जानते होंगे कार्बन के दो ही अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। लेकिन अगर जो क्वेश्चन ऐसे करके दे दे कि कोयला जो है किसका अपरूप है तो कार्बन का अपरूप है। अब कोयला से जो होता है मोस्ट 2 VVI क्वेश्चन है, आप लोग भले बातें जानते होंगे। सर्वश्रेष्ठ कोटि का कोयला कौन है, सर्वश्रेष्ठ कोटि का कोयला यानी सबसे अच्छा कोटि का कोयला। कोयला का कई प्रकार होता है, तो सर्वश्रेष्ठ कोटि का कोयला कौन है, ये क्वेश्चन अगर जो आ जाए तो सर्वश्रेष्ठ कोटि का कोयला है दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट कोयला जो है सर्वश्रेष्ठ कोटि का कोयला है, ठीक है। ये यहां से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उच्चतम कोटि का कोयला या सर्वश्रेष्ठ कोटि का कोयला कौन है, एंथ्रासाइट। सबसे खराब कोटि का कोयला कौन है, सबसे खराब कोटि का कोयला कौन है, सबसे खराब कोटि का कोयला कौन है, यह भी बड़ा ही फेमस होता है दोस्तों। सबसे खराब कोटि का कोयला जो है आपका पिट कोयला है, ठीक है। पिट, ध्यान रखें दोस्तों, नाम क्या सबसे खराब कोटि का कोयला का, पिट नाम है, ठीक है, पिट। ध्यान से देखें, कोयले का जो है मुख्य क्वेश्चन बन सकता है कोयला किसका अपरूप है, कार्बन का। कोयला का सर्वश्रेष्ठतम कोटि का कोयला कौन है, एंथ्रासाइट। सबसे खराब कोटि का कोयला कौन है, पिट है। अब इसका मतलब समझे, सर्वश्रेष्ठ कोटि का मतलब क्या हो गया, एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की परसेंटेज मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला रहे तो काला रंग का, लेकिन छुइएगा तो हाथ में काला रंग उसका नहीं लगेगा, ठीक है। ये इसकी खासियत है, काफी उष्मा उत्पन्न करता है जलते हैं तो। सबसे खराब कोटि का कोयला आपका पिट है। पिट कोयला में कार्बन की परसेंट मात्रा बहुत ही कम होता है, इसमें बालू वगैरह बहुत सारे बेस्ट मटेरियल मिले होते हैं, ठीक है। और ये काफी भुरभुरे होते हैं, हाथ में एकदम बहुत ही काला कालापन कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, लकड़ी तो आपका, लकड़ी में क्या है, ये तो पेड़ पौधे से मिलता है। पानी की बात कर लें तो पानी का अनुसूत्र आप लोग जानते हैं H2O होता है। पानी जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से मिलकर बनता है। पानी के अपघटन से ही हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। पानी का अनुभार 18 होता है दोस्तों, ध्यान रखिए पानी का अनुभार 18 होता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत अपना सूर्य हो गया। कोयला में सर्वश्रेष्ठ कोटि कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खराब कोटि कोयला पिट कोयला हो गया। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की परसेंट मात्रा ज्यादा होता है, पिट कोयला में कार्बन की परसेंटेज मात्रा कम होता है। पानी जरूर H2O हो गया, अनुभार 18 है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का हिस्सा है। देख ध्यान से देखिए आप लोग दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का हिस्सा है। हम लोग जैव मंडल की भी चर्चा करेंगे और इसके ऑप्शन को भी पहले देख लेंगे, ठीक है। आंसर है वायुमंडल है जैव मंडल का हिस्सा, कि जलमंडल है, स्थल मंडल है, ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर ये सभी होगा, जैव मंडल का हिस्सा जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तीनों है। जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल तीनों है। अब समझते हैं जैव, जैव मंडल मतलब हुआ क्या, पृथ्वी पर बोल सकते हैं या फिर कहीं भी वह स्थान जहां जीवन संभव है दोस्तों, जहां जीवन संभव है, जहां जीवन संभव है, ठीक है, जहां सजीव पदार्थ रह सकते हैं, जहां जीव उत्पत्ति होती है, ठीक है, वे सारे स्थान जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए की बात करें वायुमंडल, तो वायुमंडल हवाओं में जर्म्स वगैरह बहुत सारे जीवित रहते हैं, ठीक है, तो वहां भी जीवन संभव है। हवाओं, वायुमंडल में क्या हवा, वायुमंडलीय
हवाओं के समूह को वायुमंडल का नाम दिया गया है। ठीक है, जलमंडल, तो जल तो आप तो जानते हैं, मछली वगैरह, मगरमच्छ वगैरह बहुत तरह के अन्य प्रकार के जीव जो होते हैं जल में ही जीवास करते हैं। स्थल मंडल, हम सब तो स्थल मंडल पे रहते हैं, जानवर वगैरह स्थल मंडल पे रहते हैं। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन जो है वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये सभी जैव मंडल के स्थान हो गए, हिस्सा हो गए, या जैव मंडल के अपघटक बोल सकते हैं। कौन कौन है? तो ये तीन है। जैव मंडल के कितने अपघटक होते हैं? क्वेश्चन अगर जो आ जाए, जैव मंडल के कितने अपघटक होते हैं? तो तीन अपघटक हैं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये सभी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहा जैव मंडल। अब इसी से मिलता जुलता एक और आता है वायुमंडल। ठीक है दोस्तों, कौन सा मंडल आता है दोस्तों? वायुमंडल। पर्यावरण, सॉरी पर्यावरण, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? ध्यान से देखें, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? ये भी बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, इसी से मैच करता है। पर्यावरण के घटक, जैव मंडल के घटक वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल है। अब पर्यावरण के घटक में वायुमंडल भी आता है दोस्तों, वायुमंडल भी आता है। ठीक है, जलमंडल भी आता है, जलमंडल भी आता है। ठीक है, स्थल मंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है। ठीक है दोस्तों, और एक और आता है जीव मंडल। ठीक है दोस्तों, जीव मंडल। ठीक है, पर्यावरण के घटक में कौन कौन आता है? तो ये चार आते हैं। ठीक है, पर्यावरण के घटक चार हैं, जबकि जैव मंडल के घटक तीन हैं। पर्यावरण के कितने घटक हैं दोस्तों? चार घटक हैं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, और एक और हो गया जीव मंडल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखें, ध्यान दें कि वो जैव मंडल है और ये पर्यावरण के घटक है। जैव मंडल के घटक तीन है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, और पर्यावरण के घटक में आएंगे तो इसमें भी वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल है, केवल एक और जुड़ गया आपका जीव मंडल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये बायोलॉजी से संबंधित है, पर्यावरण से चैप्टर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का आता है दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, हम करेंगे कंफ्यूजन को क्लियर। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है, वन पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, एक वन में जो है पारिस्थितिकी तंत्र किस तरह से बना रहता है, कौन कौन सा उसमें जिम्मेवार होता है, इसके बारे में। कितने पोषी स्तर हैं, किस तरह से उसमें जो होता है ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। क्या एक पोषी स्तर है, दो पोषी स्तर है, तीन पोषी स्तर है, चार पोषी स्तर है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, चार पोषी स्तर है। ध्यान से सुनेंगे, तीन पोषी स्तर का भी आंसर आता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं, हम समझाएंगे अभी। चार पोषी स्तर है यहाँ पे, हम समझाएंगे, आप लोग बस ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तीन पोषी स्तर अलग उदाहरण आंसर आता है। प्रथम, इसमें देखिए वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर है? चार पोषी स्तर है। कौन कौन है? प्रथम पोषी स्तर है दोस्तों, हम आपको बताएंगे भी कि कौन किस में आता है। पहला आता है प्रथम पोषी स्तर, ध्यान से देख लें, प्रथम पोषी स्तर। फिर आता है द्वितीय पोषी स्तर, ध्यान से आप लोग देखें दोस्तों, द्वितीय पोषी स्तर। फिर आपका आता है तृतीय पोषी स्तर, वन पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जा रही है। ठीक है, और एक आता है चतुर्थ पोषी स्तर। ठीक है, चतुर्थ पोषी स्तर। अब देखते हैं क्या होता है। प्रथम पोषी स्तर में क्या आएंगे? तो उत्पादक आएंगे दोस्तों। क्या आएंगे? उत्पादक। और उत्पादक के अंतर्गत कौन आते हैं? घास फूस, ये सभी जो है उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। पेड़ पौधा, घास फूस, ये सभी उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषी स्तर के ये वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिस्सा डाल लेते हैं। अब समझें दोस्तों, उत्पादक को जो खाएंगे यानी कि शाकाहारी जीव, ठीक है दोस्तों, शाकाहारी जीव जो होते हैं वो द्वितीय पोषी स्तर में आते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारी जीव द्वितीय पोषी स्तर में आते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक जो है प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। ठीक है, अब तृतीय पोषी स्तर में कौन आएंगे? मांसाहारी जीव आते हैं दोस्तों। कौन से जीव? मांसाहारी जीव आते हैं। ध्यान दें, तृतीय पोषी स्तर में कौन से आते हैं? मांसाहारी जीव आते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं चतुर्थ पोषी स्तर में कौन सा? तो उच्च कोटि के मांसाहारी जीव आते हैं दोस्तों। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, जिसको ध्यान से नहीं पड़ेगा तो बहुत कंफ्यूजन होगा। उच्च कोटि के मांसाहारी जीव आते हैं, इसमें भी मांसाहारी जीव आएंगे, लेकिन उच्च कोटि के मांसाहारी जीव आएंगे। ध्यान से देखें, वन पारिस्थितिकी तंत्र में चार पोषी स्तर होता है। प्रथम में आ जाता है आपका उत्पादक, शाकाहारी जीव द्वितीय पोषी स्तर, मांसाहारी जीव तृतीय पोषी स्तर, और जो उच्च कोटि के मांसाहारी जीव होते हैं वो चतुर्थ पोषी स्तर में आते हैं। उत्पादक के अंतर्गत आप लोगों का घास फूस, पेड़ पौधा, ये सब आएगा।
शाकाहारी जीव के अंतर्गत बकरी आ जाएगी, हिरन आ जाएंगे, गाय आ जाएंगे, भैंस आ जाएंगे, ये सभी जो होते हैं शाकाहारी जीव के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय पोषी स्तर में वन पारिस्थितिकी तंत्र में आएंगे। तृतीय पोषी स्तर में मांसाहारी जीव आएंगे। अब इसमें थोड़ा सा हो सकता है, बाघ भी आएगा दोस्तों, शेर भी आएगा, कुत्ता भी आएगा, बिल्ली भी आएगा, लोमड़ी भी आएगा, ठीक है। इन सब जो है तृतीय पोषी स्तर वन पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। ध्यान दें, वन पारिस्थितिकी तंत्र आप लोग बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। चतुर्थ पोषी स्तर में क्या आएंगे? उच्च कोटि के मांसाहारी जीव। इसमें आपका शेर आएगा, बाघ आएगा, बोल सकते हैं गिद्ध आएगा, और अन्य जो बड़े बड़े जीव जंतु है जो केवल मांस खा के जीवित रहते हैं वो आएंगे। तो उम्मीद करते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र को आप लोग समझे होंगे। अब तृतीय पोषी स्तर किस में आते हैं उसका हम बताने जा रहे हैं। देखिए, उपभोक्ता के आधार पे दोस्तों, उपभोक्ता, क्या बोले? उपभोक्ता के आधार पर, ठीक है। उपभोक्ता के आधार पे कितने पोषी स्तर हैं? तो 3 पोषी स्तर हैं दोस्तों, ठीक है। उपभोक्ता के आधार पे 3 ही पोषी स्तर होते हैं। ध्यान से सुने, उपभोक्ता, उपभोक्ता वे कैसे? देखिए, एक है उत्पादक, एक है उपभोक्ता, और एक होता है अपघटक, ठीक है। उत्पादक में घास फूस ये सब आएंगे। जो उत्पादक को खाता है उसको उपभोक्ता कहते हैं, और जो उपभोक्ता मर जाने के बाद जो उपभोक्ता को सड़ा गला करके मिट्टी में तब्दील कर देते हैं उसको कहते हैं अपघटक, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया, कवक, ये सब आते हैं। उपभोक्ता के 3 पोषी स्तर होते हैं। प्रथम पोषी स्तर इसमें आएगा, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर। अब इसका मतलब ये नहीं कि इधर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इधर की बात कर रहे हैं। प्रथम पोषी स्तर में केवल शाकाहारी जीव आएंगे दोस्तों। उपभोक्ता के प्रथम पोषी स्तर में कौन से जीव आएंगे? तो शाकाहारी जीव, प्योर, जो केवल शाकाहारी जीव हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस, ठीक है, हिरन, ये सब प्रथम पोषी स्तर में आएंगे उपभोक्ता के अनुसार। लेकिन यही जो गाय, भैंस, बकरी की हम बात कर रहे हैं, शाकाहारी जीव है, ये आते हैं द्वितीय में, वन पारिस्थितिकी तंत्र में, द्वितीय पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर में क्या आएंगे? तो वे जीव जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, आपका बाघ, शेर, ये सभी आएंगे द्वितीय पोषी स्तर में। उपभोक्ता के अनुसार द्वितीय पोषी स्तर में वे आते हैं जो प्रथम पोषी स्तर को खाते हैं, और हो सकता है द्वितीय पोषी स्तर खुद घास फूस भी खाते होंगे, ठीक है। प्रथम पोषी स्तर में शाकाहारी जीव आएंगे, द्वितीय पोषी स्तर में बोल सकते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, दोनों होते हैं, या फिर केवल मांसाहारी होते हैं, वो होते हैं। लेकिन उपभोक्ता के तृतीय पोषी स्तर में केवल और केवल जो मांसाहारी हैं वो आएंगे, जैसे शेर, बाघ, गिद्ध, ये सब जो होते हैं केवल और केवल मांसाहारी जीव हैं, ठीक है। ये शाकाहारी को नहीं खाते। द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी, मांसाहारी दोनों आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। प्रथम पोषी स्तर में केवल शाकाहारी जीव आते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वन पारिस्थितिकी तंत्र आप लोगों का 4 इधर होता है, और उपभोक्ता के आधार पर 3 पोषी स्तर होता है, ठीक है। आप लोगों को अगर जो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हम बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आपको कि फिर से वीडियो को पीछे ले जाकर फिर से देखें, तभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के 5 क्वेश्चन के वीडियो में, इस लेक्चर में आप लोग क्या क्या सीखे होंगे अपने अनुसार देख लें। दोस्तों आप लोग शेयर जरूर करें, जो है पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ाएं, ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि हम और बेटर से बेटर अच्छा से सब जो है कंटेंट ला सकें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं मेहनत से आप लोग पढ़ते होंगे, ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, कॉपी कलम निकाल के पढ़ें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के 5 क्वेश्चन के लेकर, ठीक है।